नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदीला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 से लेकर के अनुच्छेद 112 तक बताऊंगी। इससे पहले मैंने अनुच्छेद 108 तक बता चुके हैं, जिससे कि अगर आपको इसे पिछले धाराएं पढ़नी है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दीजिए, हम उसको आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 109 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 के अनुसार यह धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया होती है उसको बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक जो कि लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद में राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेरित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से लेकर के 14 दिन तक की अवधि के भीतर में विधेयक को अपने सिफारिशों, अपने जो भी शिकायतें होंगी, जो है उसमें प्रश्न होंगे, उनके द्वारा लोकसभा को वापस कर देंगी। और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यानी कि राज्यसभा यदि अपना कोई बात बताती है कि इस विधेयक में ये भी जोड़ देना चाहिए या ये चीज़ नहीं होना चाहिए, या जो भी इस टाइप से अपनी सिफारिशें देती है, उसको लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। इसके अलावा यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को अगर वह स्वीकार कर लेती है तो ऐसी स्थिति में धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा के द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित जो है दोनों सदनों में पारित किया जाएगा। ऐसा समझा जाएगा कि वह दोनों सदनों में पारित हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को अगर स्वीकार नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा सिफारिश किए गए किसी भी संशोधन को बिना वह पारित समझा जाएगा। यानी कि वह दोनों सदनों में बिना किसी संशोधन के पारित हो गया है। इसके अलावा यदि लोकसभा के द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारितोषिक धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर अगर लोकसभा को बताया नहीं है राज्यसभा ने, तो वह विधेयक की जब अवधि समाप्त हो जाएगी तो वह ऐसा माना जाएगा कि दोनों सदनों में वह पारित हो चुका है। ये तो रही अनुच्छेद 109 की बात। अब आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को बताया गया है। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई भी विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसमें केवल निम्न विषयों का संबंधित उपबंध होंगे। वो कौन कौन से विषय हैं, किससे संबंधित उपबंध होंगे, तो आइए देखते हैं। यदि किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय जहाँ पर हो रहा है तो वह धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा धन को उधार लेने या फिर कोई प्रतिभूति देने का विनिमय जो होगा, या फिर भारत सरकार द्वारा अपने द्वारा ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बंधाओं से संबंधित यदि विधि में कोई संशोधन हुआ है तो वह धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा भारत की संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित यदि किसी विधि में जमा धन करना, उस धन से निकालना, ये सब अगर शामिल किया गया है तो वह भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। भारत की संचित निधि में से अगर धन को खर्च किया गया है तो वह भी इसके अंतर्गत आएगा। भारत की संचित निधि भारत के लोक लेख मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा करना, उसका निर्गमन करना जो कि संघ या राज्य की लेखाओं के संपत्ति है
तो वह भी धन विधेयक में आएगा। अब उपखंड क से उपखंड च में निर्दिष्ट किसी भी विषय पर जो आनुवांशिक कोई भी विषय है उससे संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वह धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा यदि कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य शस्त्रियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्ति के लिए फीस ली गई है तो या सेवा के लिए किसी फीस ली गई है या उसके सदस्य का उपबंध करता है तो यह इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो अगर मानते हैं कि ये धन विधेयक है तो वह धन विधेयक है, वरना धन विधेयक नहीं है। जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है तब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा और तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाणित और प्रष्टांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। यह हुआ अनुच्छेद 110 की बात। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 111 क्या बताना चाहता है। तो अनुच्छेद 111 यह बताता है कि यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी सम्मति देंगे। ये जो सम्मति देंगे उसको वे स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष जो विधेयक है उसको प्रस्तुत किए जाने के बाद में जितना जल्दी हो सके उस विधेयक पर वह अगर धन विधेयक नहीं है तो दोनों सदनों को यह संदेश देगा कि वह विधेयक पर किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों को पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संसाधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीय पर विचार करें और वे इस संदेश के साथ बिना संदेश के संसद को उस पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है। पर यदि वह दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब वह अस्वीकृत नहीं कर सकता है, यानी कि फिर उन्हें पास ही करना पड़ता है। यह हो गया अनुच्छेद 111। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 112 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण को बताया गया है कि इसमें राष्ट्रपति जो होंगे वह प्रत्येक वित्त वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की जो प्राप्तियां होंगी, जो व्यय होंगे, उन सब का विवरण रखेंगे। इसको वित्तीय वार्षिक विवरण भी कहा जाता है। अब वार्षिक वित्तीय विवरण में जो दिए हुए व्यय हैं उनका प्राकलन कैसे होगा वह मैं आपको बता देती हूँ। तो इस संविधान में जो भारत की संचित निधि पे जो भारत व्यय होता है उसके रूप में जो वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ भी इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा भारत की संचित निधि में से किए जाने वाले जो प्रस्तावित व्यय होते हैं उनके द्वारा जो अपेक्षित राशियाँ होती हैं जो कि पृथक पृथक दिखाई जाती हैं वह भी इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा कुछ व्यय ऐसे भी हैं जो इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से व्यय हैं? राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ, भत्ते, उसके पद से संबंधित जो भी व्यय हैं वह इसमें सम्मिलित होते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के जो वेतन भत्ते आदि होते हैं वह इसमें सम्मिलित होते हैं। ऐसा कोई भी ऋण जिसका दायित्व जो है वो भारत सरकार पर है, जैसे ब्याज, निक्षेप निधि भार, मोचन भार, ऋण सेवा, ऋण मोचन, ये सब इसमें सम्मिलित होती है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके संबंध में जो पेंशन दी जा रही है, वेतन दिए जा रहे हैं, भत्ते दिए जा रहे हैं, वह सब आदि इसमें सम्मिलित होती है। इसके अलावा जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो वेतन, भत्ते, पेंशन आदि दी जा रही हैं वह इसमें शामिल होगा। इसके अलावा यदि किसी न्यायालय के माध्यम से अधिकरण, निर्णय, डिग्री, पंचायत की तुष्टि के लिए जो अपेक्षित राशियाँ यदि कोई निकाली गई हैं तो वह भी इसमें सम्मिलित की जाएंगी।
कोई और अधिक व्यय है, कोई अन्य व्यय है जो कि संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा, विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है, तो वह भी इसको शामिल किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।